तो अभी शुरू करते हैं हम लोग फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में बोला गया है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, उसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस की है। तो ये बोल रहे हैं कि फंक्शन एक स्पेशल तरह का रिलेशन है। तो थोड़ा सा हम रिलेशन को रिकॉल कर लेते हैं, आपको वैसे याद ही होगा। रिलेशन का अगर हम व्यू डायग्राम बनाते हैं तो उसकी 4 कंडीशन होती है व्यू डायग्राम की। इसके लिए हम 2 एग्जांपल लेते हैं, 2 या 3 एग्जांपल लेते हैं। आपको फंक्शंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आए उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 में भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का का चैप्टर है। तो हम रिलेशन के कुछ स्पेशल टाइप डिस्कस करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, उसमें हमारा एक सेट ए है, टू थ्री फोर। सेट बी है 1 और 2। ए और बी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। क्या रिलेशन? फर्स्ट रिलेशन है कि ए प्लस बी शुड बी इवन। ए प्लस बी शुड बी इवन। तो रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं? आर ए टू बी। रिलेशन को आर से सिंबलाइज करते हैं हम, और उसके बाद लिखते हैं रिलेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए टू बी। तो रिलेशन को लिखते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है। ये कह रहा है ए प्लस बी शुड बी इवन। तो ए से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनमें जो सम है वो इवन आ रहा है। 2 + 1 3 नहीं आएगा, 2 और 2 आएगा क्योंकि 2 + 2 4। उसके बाद 3 और 1 आएगा, 3 + 1 4। 3 और 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। 4 और 1 नहीं आएगा क्योंकि ओड है। 4 + 2 आएगा, 4 और 2। ये है इसका व्यू डायग्राम। अगर हम बनाएं 2 3 4 और इधर लिखा 1 और 2। 2 2 के साथ जा रहा है, 3 1 के साथ और 4 2 के साथ। इसके बाद इसी में हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 1। मतलब रिलेशन, इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर लेते हैं। रिलेशन आर टू ए टू बी इज सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 1। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? 2 और 1, 2 - 1 1। 2 2 नहीं आएगा। 3 और 1 डिफरेंस 2 नहीं आएगा, 3 और 2 आएगा। 4 1 4 2 और कुछ नहीं आएगा। तो इसमें केवल 2 ऑर्डर पेयर होंगे। ये है हमारा रिलेशन R2। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा A है 6 और 7 और B है 1 2 3। अच्छा, इसका व्यू डायग्राम बना लेते हैं। 2 3 4 1 और 2, 2 और 1 3 और 2। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, ये मान लेते हैं हमारा रिलेशन 3 है, R3 A to B such that A plus B should be odd। तो क्या रिलेशन बनेगा R3 हमारा? 6 और 1 क्या आएगा? 7। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसके बाद 6 और 2 नहीं आएगा, 6 और 3 आएगा। 7 और 1 नहीं आएगा, 7 और 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 + 2 9 और हमें ओड ही चाहिए।
7 और 3 नहीं आएगा, तो इसमें ये आएंगे। इसका भी हम लोग व्यू डायग्राम बनाते हैं। 6 7 1 2 3, 6 जा रहा है 1 के साथ, 6 जा रहा है 3 के साथ, और 7 जा रहा है 2 के साथ। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। a इक्वल टू 5 6 7, b इक्वल टू 3 4 एंड 5। इसको हम लेते हैं रिलेशन R4 a to b it's such that a minus b इक्वल टू 2। तो रिलेशन क्या बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का, 5 माइनस 3 2, ये बन जाएगा। 5 माइनस 4 5 माइनस 5 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस 2 नहीं है। 6 और 3 डिफरेंस नहीं आएगा, 6 और 4 आएगा, और 7 और 5 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इनका डिफरेंस 2 होगा। इसको भी व्यू रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं। 5 6 7 एंड 3 4 5, 5 3 के साथ, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ। तो ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 रिलेशन है हमारे पास जो कि पॉसिबल है। अब आते हैं हम अपना फंक्शन की तरफ। फंक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन है या फिर वो कंडीशन है जिसमें इसको कहा गया है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ए रिलेशन एफ, अगर एक रिलेशन है तो वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, लेकिन अगर कंडीशन फुलफिल हो गई और वो एक फंक्शन बन गया तो हम उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी इट्स सेड टू बी ए फंक्शन। एक रिलेशन सेट ए से सेट बी फंक्शन कहलाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल एक से ज़्यादा नहीं इमेज रखेगा सेट बी में, तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। जैसे ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, इसका हर एलिमेंट इधर क्या होता है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी अगर इधर रिलेशन बन रहा है तो उसको इमेज बोलते हैं। इधर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए इधर, और एक से ज़्यादा नहीं, हर एलिमेंट की केवल एक इमेज। अब इसकी 4 कंडीशन हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको ये 4 एग्जांपल्स बताए हैं पहले रिलेशन के। अब इन 4 को डिस्कस करते हैं इस डेफिनेशन के बेस पे। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं ए। ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। सेट ए के एलिमेंट ये हैं, सेट बी के एलिमेंट ये हैं। अब देखिए सेट ए के एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो ये है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और दूसरी हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट से इधर रिलेशन या इमेज बन रही है या नहीं बन रही है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 से भी एरो निकल रहा है, 3 से भी एरो निकल रहा है, 4 से भी एरो निकल रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई, एवरी एलिमेंट। फिर ये बोल रहा है वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, हर एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। अब देखो 2 यहाँ से निकला, ये 2 की 2 में गई, किसी और के साथ नहीं है ना, एक इमेज हुई। 3 की भी केवल एक इमेज है 1 के साथ, 4 की भी केवल एक इमेज है 2 के साथ।
2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है। या फिर यहाँ पे लेते हैं हम, ये है सेट ए, ये है सेट बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पे देखिए ये सेट ए है, इसके हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है, 5 से भी निकल रहा है, 6 से भी, 7 से भी, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ इन सेट बी। हर एलिमेंट की जो सेट ए का है उसका सेट बी के केवल एक एलिमेंट से ही रिलेशन है, और इस रिलेशन को ही इमेज बोलते हैं। मतलब 5 की इमेज 3 है, 6 की इमेज 4 है, 7 की इमेज 5 है। 5 की 3 के साथ बन रही है, 6 की 4 के साथ बन रहा है, और 7 की 5 के साथ बन रहा है। तो ये और ये दोनों सेट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ फंक्शन, सॉरी फंक्शन। अब आते हैं हमने इस पे, बी पे। बी में है हमारा, फिर से हम वही अपनी दो कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। 2 से एरो निकल रहा है, इमेज बन रही है 1 के साथ। 3 से एरो निकल रहा है, इमेज बन रही है 2 के साथ, लेकिन 4 से तो एरो ही नहीं बन रही है। तो इसकी तो जो फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन होने की वही फुलफिल नहीं हो रही है। इसमें बोल रहा है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इमेज तो बाद में बनेगी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हर एलिमेंट का रिलेशन इमेज इधर बन रही है या नहीं बन रही है। 2 और 3 की बन रही है लेकिन 4 की नहीं बन रही है, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट, नॉट अ फंक्शन, सॉरी। अब हम इसकी देखते हैं अपने, ये है हमारा सेट ए, ये है सेट बी। सबसे पहले चेक करते हैं कि हर एलिमेंट की इमेज इधर बन रही है या नहीं बन रही है। 6 से भी एरो निकल रहा है और 7 से भी एरो निकल रहा है, मतलब इमेज बन रही है। अब चेक करते हैं हम, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब देखिए आप, 6 की 1 के साथ इमेज बन रही है, लेकिन 6 की 3 के साथ भी इमेज बन रही है। 6 की 1 के साथ भी है, 6 की 3 के साथ भी है। और ये बोल रहा है एवरी एलिमेंट शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब 6 की या तो 1 के साथ होनी चाहिए थी या 6 की 3 के साथ होनी चाहिए थी। दोनों के साथ है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। ये हमारे पास दो सेट हैं, ये है सेट ए, ये है सेट बी। इसके एलिमेंट ये हैं, कुछ भी मान लो, और इसके एलिमेंट ये हैं। फंक्शन कब होगा, जब या तो ये हो, हर एलिमेंट की इमेज ऐसे बन रही हो, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी भी ये इमेज बन रही हो, इसकी भी ये इमेज बन रही हो, इसकी भी ये इमेज बन रही हो, और इसकी ये इमेज बन रही हो। मतलब या तो डायरेक्ट इमेज बन रही हो, मतलब जो हमारा इधर से जो एरो निकल रहा है वो ऐसे अगर निकल रहा है तो फंक्शन है, लेकिन अगर ऐसे है तो नॉट अ फंक्शन। ये समझ रहे हो ना, ये सेट ए इधर से इधर अगर ऐसे निकल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, ऐसे इधर से इधर, तो ये फंक्शन है। लेकिन अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, दो कंडीशन, हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। दूसरा, हर एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है
कि एक से ज़्यादा हो। अभी फंक्शन की एक और डेफिनेशन है जो मैंने अभी लिख दी है टाइम बचाने के लिए, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, क्या, सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए। जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए। डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिख देता हूं, डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए। यही लिखा है ना इसने, सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो हम फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, उनमें से किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट एक जैसे नहीं होने चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो भी मैं यहां पे नोट कर देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं मैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट बी सेम, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अब इसको हम समझते हैं। देखो फंक्शन एक ही है, फंक्शन की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दूसरी डेफिनेशन ये है, उसने क्या चीज एक ही है, एक ही बात है, दोनों डेफिनेशन एक ही चीज कह रही है, लेकिन उनको तरीका अलग है कहने का। अब उस तरीके को हमें रिलेट करना है कि इनका मतलब क्या है। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है कि डोमेन जो है, जो रिलेशन, कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब, अगर कोई रिलेशन है ए टू बी, ये फंक्शन तभी होगा अगर इस रिलेशन की जो हम रिलेशन जो लिखेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर में, अगर उसकी डोमेन ए होगी और कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अब इन दो कंडीशन को हमने अभी अभी जो ये एग्जांपल किए थे, जिनमें हमने बताया था कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, इन दोनों को हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा ये है R1 रिलेशन, ये है हमारा रिलेशन ये। अब इसमें देखते हैं हम डोमेन क्या है, डोमेन लिखते हैं इसकी हम। डोमेन क्या होता है, डोमेन को रिलेशन में मैंने आपको बताया था, डोमेन होती है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन। दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है, ये इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 3। इन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं। अब देखते हैं, इसका फर्स्ट है 2, इसका 3, इसका 4, ये इसकी डोमेन हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डोमेन शुड बी इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ एफ इज ए। अब हमें देखना है ये जो हमने रिलेशन बनाया है, इसकी डोमेन हमने ये लिखी है, ये डोमेन सेट ए के बराबर है या नहीं है। अब ये डोमेन है का सेट है, ये हमारा सेट ए है, ये सेट ए है। अब आप खुद देखिए ये क्या है 2 3 4, डोमेन क्या है 2 3 4। तो यहां से तो क्लियरली के डी इज इक्वल टू ए, तो पहली जो कंडीशन है हमारी वो फुलफिल हो गई, डोमेन इज इक्वल टू ए। दूसरी क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ये हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर ये हैं। अब वो कह रहा है कि ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अब ये हमारा 2 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, अब ना तो इसका 2 है ना इसका 2 है। आप देख लीजिए सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं, तीनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। जो हमारी रिलेशन की डोमेन निकली वो सेट ए के बराबर है, और
ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन है उनके फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, सो इट इज़ अ फंक्शन। अब दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। इसका रिलेशन क्या लिखा है हमने, ये लिखा है R2 इक्वल टू 2132 फर्स्ट कंडीशन। डोमेन, इसकी डोमेन लिखते हैं हम पहले। डोमेन क्या होता है, मैंने बताया था रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। फर्स्ट क्या है इसका 2, सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 3, ये है। उसने क्या है, डोमेन शुड बी इक्वल टू ए। ये डोमेन हमने रिलेशन की लिखी है, इसको हम सेट ए के साथ कंपेयर करेंगे। ए इक्वल टू 2 3 4 है, डोमेन आई हमारी 2 3, सो क्या कंक्लूजन है, डोमेन इज नॉट इक्वल टू ए। डोमेन इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये दोनों जो कंडीशन है इनको फुलफिल नहीं कर रहा है। डोमेन इज नॉट इक्वल टू ए, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। इसके बाद हम इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड में देखिए, ये है हमारा रिलेशन और ये है हमारा ए। अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं पहले। डोमेन क्या होगी, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो क्या हुआ 6 and 7। अब इसको हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट कंडीशन इसके सेट ए के साथ। सेट ए ये है, डोमेन ये है, आप देख सकते हो ए भी 6 7 है, डी भी 6 7 है, तो डी इक्वल टू ए। तो जो हमारी कंडीशन है, यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी है, इसकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये जो डेफिनेशन है इसकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, डोमेन इक्वल टू ए, डी इक्वल टू ए। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन बोल रही है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेशन है, इसके ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ये है। ये बोल रहा है किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है 6 और 1 का, एक ये है 6 और 3 का। इनके फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है। दोनों एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 2 ऑर्डर्ड पेयर के सेम है, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब चलते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। ये है हमारा ए और ये है हमारा रिलेशन। ओके, तो क्या लिखते हैं हम, डोमेन लिखते हैं सबसे पहले। डोमेन है 5, ये रिलेशन है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 5 6 7। अब इस डी को सेट ए से कंपेयर करते हैं। डी इक्वल टू ए, ये 5 6 7, ये भी 5 6 7, सो डी इक्वल टू ए। फर्स्ट कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड। नाउ विल चेक सेकंड कंडीशन। व्हाट सेकंड कंडीशन है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ये हमारा रिलेशन है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, और आप देख सकते हो सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है, सेम नहीं है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, सो इट इज़ अ फंक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इन 2 डेफिनेशन के, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन एक ही चीज़ के लिए हैं, फिर ये अलग अलग क्यों हैं, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये बोल रहा है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, और ये बोल रहा है कि डोमेन इज इक्वल टू ए। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा, अगर हमारा रिलेशन ए टू बी है, तो जो सेट ए है, ये जो हमारा व्यू डायग्राम बनेगा, सेट ए सेट बी, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे 3 चाहे 4 चाहे 10, उन सब की इमेज इधर बननी चाहिए सेट बी में। ऐसा ना हो कि कोई एक सेट भी छूट जाए, कोई एक एलिमेंट भी छूट जाए। इसलिए इसने बोला है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एवरी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। ठीक है, अब इसको इसने इसी चीज को दूसरी एंगल से बोला है कि डोमेन इज इक्वल टू ए। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन में वो एलिमेंट आते हैं जो सेट ए से, जिनकी इमेज सेट बी में बनती है, वो एलिमेंट आते हैं, सेट ए के वो एलिमेंट आते हैं जिनसे एरो निकलता है।
तो बात तो एक ही हुई ना। इसने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एवरी एलिमेंट शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज, ये सेकंड कंडीशन हुई। मतलब एवरी एलिमेंट शुड हैव एन इमेज। और इसने कहा कि डोमेन इक्वल टू सेट ए। भाई डोमेन सेट ए के इक्वल तभी तो होगी जब इसका सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में इमेज बनाएगा। जब इसका हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ इमेज बनाएगा तभी तो हम लिखेंगे डोमेन इक्वल टू ए। तभी तो डोमेन में सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे। डोमेन के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन में आएंगे तभी डोमेन इक्वल टू सेट ए होगी। और डोमेन इक्वल टू सेट ए कब होगी? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। अभी दूसरी कंडीशन पे आते हैं। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसकी एक इमेज इसमें मान लीजिए ये एलिमेंट है, इसकी एक इमेज यहाँ पे हो गई और सेट ए की ही दूसरी इमेज इसके साथ हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसने ये बोल रहा है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है। आप एक बात बताओ मुझे, हम रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं? जैसे ये रिलेशन बना हमारा ऐसे ही लिखते हैं ना भाई। इसका इसके साथ रिलेशन हुआ तो ये लिख दिया हमने, इसका इसके साथ रिलेशन हुआ तो ये लिख दिया हमने, इसका इसके साथ रिलेशन तो ये लिख दिया हमने। ये लिखते हैं ना। तो अगर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये जो दो सेट हमने ये जो रिलेशन हमने बनाया है इसमें जो ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, ये वाला और ये वाला, इसके तो फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा ना, क्योंकि सेट ए के एक ही एलिमेंट इसके साथ भी इमेज बना रहा है, इसके साथ भी इमेज बना रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? वन एंड ओनली वन इमेज, इसने कहा है वन एंड ओनली वन इमेज। ये दो एलिमेंट डिफरेंट कब होंगे? ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। ये दो फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट कब होंगे? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल एक के साथ ही इमेज बनाए, ऐसे दूसरे के साथ इमेज ना बनाए। क्योंकि अगर दूसरे के साथ इमेज बनाएगा तो ये हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखो 6 ने एक के साथ भी इमेज बनाई, 6 ने 3 के साथ भी इमेज बनाई। तो इसको हमने यहाँ पे 6 1 और 6 3 6 1 6 3 लिखा है। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन भी एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा मोड़ के लिख दिया। वन एंड ओनली वन इमेज, 6 की यहाँ पे एक इमेज एक के साथ है, एक 6 के साथ 6 की इमेज 3 पे है, तो ये दो इमेज हो गई एक एलिमेंट की। तो इसलिए सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। और इसी तरह इसने यहाँ कहा है टू ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा है क्योंकि एक से ज़्यादा इमेज बन रही है तभी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है। तो ये दोनों डेफिनेशन सेम ही है, केवल घुमा फिरा के लिखा गया है जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम? रिलेशन को ऐसे लिखते थे हम, R A to B। ये है रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन। रिलेशन R मतलब रिलेशन, और फ्लो कैसे है रिलेशन का? A to B। अगर कोई रिलेशन प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, R की जगह F आ जाता है, F A to B। This is the representation of a function. If a relation prove to be a function, then we represent it like that. अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसमें हमारे पास फंक्शन की दो डेफिनेशन थी। उन दोनों डेफिनेशन का यूज हमने रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करने में यूज किया। अब हमें पता चल गया कि सिंपली अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं तो उन सेट में से किस सेट को हम फंक्शन कहेंगे और कौन सा सिंपल रिलेशन है। लेकिन फंक्शन बस इतने तक ही सीमित नहीं है। फंक्शन हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। फंक्शन की एक और डेफिनेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट सेज फंक्शन इज अ रूल और फॉर्मूला। फंक्शन एक नियम है, एक सेट ऑफ रूल है, या फिर इसको हम एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। ये बोल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है इट्स नॉट अ सिंपल रिलेशन जस्ट। फंक्शन इज एक्चुअली ए रूल, ए सेट ऑफ रूल और अ फॉर्मूला।
जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, उस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज़ हम इनपुट करेंगे और इन अदर वर्ड्स कुछ एलिमेंट्स उस फॉर्मूला में हम इनपुट करेंगे और हमें न्यू एलिमेंट्स प्राप्त होंगे, विल गेट न्यू एलिमेंट्स। तो एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट कुड बी अ फंक्शन। फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। हमें सिंपली ये दिया हुआ होगा और हमें कहा जाएगा इज इट अ फंक्शन। फंक्शन की कंडीशन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है? आर से आर। आर आपको पता होगा, आर क्या होता है? आर मतलब रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाती है? माइनस इन्फिनिटी से 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। रियल वैल्यूज में पूरा का पूरा कवर होता है। ये सिर्फ इंटीजर नहीं, -2 -1, इसके जो मिड में आता है -2.1 -2.3 या फिर -1.1 1.2 1.3 लाइक दैट, इनके जो बीच में आ रहा है वो भी रियल वैल्यूज में इंक्लूड होता है, जिसमें केवल इंटीजर होते हैं, बीच वाला नहीं होता है, पॉइंट फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती है, उसको बोलते हैं एन, नेचुरल वैल्यूज। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है, एफ फंक्शन इज अ रूल और फॉर्मूला। ये इसने यहाँ पे हमें बता दिया कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, या इसको आप रूल भी कह सकते हो, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन से एलिमेंट इसमें पुट किए जाएंगे, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। वो सम गिवन एलिमेंट्स कौन से हैं जो इसमें पुट करेंगे हम, और किस तरह से न्यू एलिमेंट्स जनरेट होंगे। रिलेशन में आपको याद है, रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते थे एक्स और वाई। ओके, हमें दिया होता दिस इज अ रिलेशन ए टू बी, और हमें कहा जाता था कि रिलेशन इज सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, या एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी जाती थी हमें, और यहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स क्या करते थे हम, एक्स हमारा कहाँ से आता था? ए से, और वाई कहाँ से आता था? बी से। वाई आता था बी से। तो इसको हम ऐसे सोल्व करते थे, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। क्या करते थे हम इसमें? y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम x की वैल्यू पुट करते थे। x की वैल्यू कहाँ से पुट करते थे? जो हमारा ये सेट दिया हुआ होता था a, इसमें जो एलिमेंट्स होते थे उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते थे, और हमें y की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होती थी। अब एक और कंडीशन थी, y की वैल्यू कभी भी सेट b से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। मतलब अगर हमारा b सेट है और उसमें है केवल 1 और 2, और यहाँ से पुट करके किसी भी तरह हमारी वैल्यू आ रही है कुछ भी नेगेटिव में, मान लो वैल्यू आ रही है -1, या फिर वैल्यू आ रही है 3, लेकिन यहाँ पे जो बी सेट है हमारा उसमें वैल्यू तो 1 2 है, तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते थे, अवॉइड, इसको हम सेट में नहीं लिखते थे। तो क्या हुआ, x की वैल्यू हमारी a में से आ रही थी, और y की वैल्यू जब x की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर रहे थे तो हमें y की वैल्यू मिल रही थी, और हम चेक कर रहे थे कि वो y की वैल्यूज b से, सेट b की वैल्यू से बाहर ना हो। सेम इसमें है, यहाँ पे y था, यहाँ पे फंक्शन है f(x), फंक्शन ऑफ x। ये जरूरी नहीं है कि x ही हो यहाँ पे। अगर हमारी ये जो इधर जो ये इक्वेशन है, अगर ये किसी और लेटर में है, मान लिया ये हुई हमारी a² + 2, तो हमारा फंक्शन ऑफ a होगा, फंक्शन ऑफ a। तो ये a b c x y z कुछ भी हो, हमें देखना है इधर क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x। अब हमें देखना है कि ये जो fx है, इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये x की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इसको और इसको कंपेयर कीजिए।
ये फंक्शन इज सच दैट R to R, रिलेशन इज सच दैट A to B, ये सेट A है, ये सेट B है। अब इसको भूल जाइए आप लोग। इसी तरह यहाँ पे है, हमें यहाँ से x की वैल्यू उठानी है, यहाँ पे पुट करनी है, x की वैल्यू उठानी है सॉरी, और यहाँ पे पुट करनी है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा fx, और वो fx कहाँ से होगा, वो fx होगा यहाँ से। वो fx इससे बाहर नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यू से बाहर नहीं होना चाहिए। इससे आप लोग डरना मत कि यहाँ पे R to R है और यहाँ पे A to B होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं A, इसमें है 1 2, दूसरा सेट है हमारे पास B, उसमें एलिमेंट है 4 एंड 5, ठीक है। अब ये बोल रहा है f इज अ फंक्शन सच दैट A to B, और जो हमें रिलेशन दिया है वो है fx इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हम A to B, तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो यहाँ से आएंगी, तो x इक्वल टू 1 पे fx कितना होगा 1 प्लस 2 3, x इक्वल टू 2 पे fx कितना होगा 2 प्लस 2 4। अब आप देखिए fx इक्वल टू 3 है, fx इक्वल टू 4 है, लेकिन ये जो fx की वैल्यू आएंगी ये हमारे, ये जहाँ से एरो इधर जा रहा है इस सेट से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 3 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 4 इस सेट का एलिमेंट है, तो इस वैल्यू पे fx x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो एक वैल्यू दे रहा है विच इज आउट ऑफ सेट B। इसका मतलब ये है इट इज नॉट अ फंक्शन। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे R to R है और यहाँ पे A to B है। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 और 2, दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट है 3 एंड 4। फंक्शन हमारा दिया हुआ है A to B एंड फॉर्मूला या फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हम x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि A to B है तो इस वाले सेट से x की वैल्यू इसमें रखेंगे। सबसे पहले 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 fx आ गया 3, उसके बाद 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 fx आ गया 4। देखिए फंक्शन के लिए दो कंडीशन क्या थी, फंक्शन के लिए दो कंडीशन थी, एवरी एलिमेंट शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे x इक्वल टू 1 की वैल्यू रखी हमने, क्या आया 3 आ गया, x इक्वल टू 2 रखा हमने, fx इक्वल टू 4 आ गया। मतलब ये जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ एन इमेज, ये जो fx इक्वल टू 3 आया ये 1 की इमेज है, ये जो x इक्वल टू 2 आया 2 रख के ये जो fx इक्वल टू 4 आया ये हमारी 2 की इमेज है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे इज अ रूल और फॉर्मूला विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। ये गिवन एलिमेंट है हमारे और यहाँ से न्यू एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। जब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में या इस रूल में या इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो न्यू एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं एंड दीज एलिमेंट शुड नॉट बी आउट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब वापस आते हैं हम अपने R to R पे। f R to R fx इज इक्वल टू 2x। R मैंने आपको बताया है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, R है, कुछ भी वैल्यू उठा लो, एवरी एलिमेंट इज पार्ट ऑफ R रियल वैल्यूज। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे हम, x की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे और हमें fx की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक स्पेशल केस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास है fx एक फंक्शन दिया हुआ हमें f R to R, मतलब जिसकी डोमेन भी रियल वैल्यूज़ है, को डोमेन भी रियल वैल्यूज़ है। ये क्या है, डोमेन। डोमेन क्यों है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया है फंक्शन वही है
जिसकी डोमेन सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। लास्ट डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये हमें दिया हुआ है और फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, फंक्शन क्या बोलता है कि यहाँ से सारी वैल्यूज इसमें पुट करते रहो और आपको नई वैल्यूज जनरेट होती रहेंगी। अब देखते हैं ये कितना सही है, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं हम, -2 रखते हैं। f ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई -2 कितना है, -3/2। फिर रखा हमने f ऑफ -1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई -1। समझ तो आ रहा होगा ना आपको, x की जगह हमने ये वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दी। इधर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ दिखाने के लिए सारी वैल्यूज तो पुट कर नहीं सकते, -∞ टू इन्फिनिटी। तो कुछ शो करना है तो मैंने -2 से वैल्यूज पुट करनी है आपको शुरू कर दी। -∞ कोई टर्म नहीं है, ये बता रहा है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप जो भी बोलो ये वहाँ तक जा रहा है। इन्फिनिटी कोई टर्म नहीं है जिसको हम यहाँ पे पुट कर सकें। इन्फिनिटी बस शो कर रहा है कि ये इधर -∞ तक जा रहा है, मतलब ऐसी वैल्यू तक जा रहा है जो हम गिन भी नहीं सकते। तो ये कितना आया, 1 -1 डिवाइडेड बाई -1, 0/1 कितना होता है 0। अब हमने पुट किया इसमें 0 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 0, -1 डिवाइडेड बाई 0, ये कितना होता है, ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये 0 पे नॉट डिफाइंड है, 0 पे कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फंक्शन इज सच दैट R to R, ये A है ये B है, और जो हमारी fx की वैल्यू है वो कोडोमेन में से आनी चाहिए, x की वैल्यू इसमें से आनी चाहिए, कोडोमेन fx की वैल्यू कोडोमेन में से आनी चाहिए। लेकिन इन्फिनिटी तो कोडोमेन का पार्ट ही नहीं है भैया, इन्फिनिटी लिखा हुआ तो है लेकिन इन्फिनिटी कोई टर्म थोड़ी है। ये तो बस शो कर रहा है कि भैया आप इधर जाओगे पॉजिटिव में तो आप कहीं तक चले जाओ, पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू उठा लो रियल वहाँ तक जा रहा है, इधर जाओ नेगेटिव में आप कोई भी वैल्यू उठा लो रियल वैल्यूज वहाँ तक जा रही है। इन्फिनिटी इज नॉट अ टर्म, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव में कहाँ तक जा रहा है, हम नहीं कह सकते कि पॉजिटिव में इधर कहाँ तक जा रहा है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या है, f0 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मतलब f0 की जो वैल्यू है इट इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यूज। ठीक है, लेकिन जो हमारी f की वैल्यू आ रही है वो तो क्योंकि कोडोमेन R है, कोडोमेन R है इसमें से आनी चाहिए, इसलिए ये तो फंक्शन नहीं है। भाई फंक्शन की कंडीशन क्या है, फंक्शन की कंडीशन ये है कि इट शुड बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। डोमेन की वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन हर वैल्यू पे, डोमेन की हर वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन जब डोमेन की हम वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है इट इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो कहाँ पे गलती हुई है, गलती हुई है ये लिखने पे। इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए अच्छा इसके बाद देखते हैं f1 डाल के देखते हैं। f1 पे क्या है, 1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 1, 1 - 1, 0/1 0, इस पे भी डिफाइंड आ रहा है, f2 पे भी डिफाइंड आ रहा है, आगे भी डिफाइंड आएगा, केवल 0 की वैल्यू पुट करने पे डिफाइंड नहीं आ रहा है। तो मतलब डोमेन में हमें इस वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन एक फंक्शन होगा। तो जो गलती हमने क्या की है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, R
माइनस 0 टू r। अब ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। मतलब रियल सारी वैल्यूज डाल सकते हैं हम, हर वैल्यू पे डिफाइंड है। कहाँ डिफाइंड नहीं है? डिफाइंड नहीं है 0 पे, तो उसी वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। ये माइनस हमने लिख दिया क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिट वैल्यू आ रही है, तो क्योंकि x की वैल्यू हमें डोमेन में से, ये a टू b इस डोमेन में से ही पुट करनी है, तो इस डोमेन, ये जो हमें r दिया हुआ है, इसमें से हम उस वैल्यू को ही उड़ा देते हैं, हम 0 को ही हटा देते हैं इसमें से। अगर 0 नहीं होगी तो हम रियल वैल्यूज जितनी भी हैं, हर वैल्यू इस फंक्शन में x की जगह पुट कर सकते हैं, और हर x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा सिवाय x इक्वल टू 0 के लिए, और x इक्वल टू 0 को हमने यहाँ से हटा दिया है। तो डोमेन क्या हो गई? r माइनस 0, और कोडोमेन है हमारी r। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फंक्शन किन वैल्यूज पे डिफाइंड है, किन वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है। हाउ टू नो at which point function is not defined? So it's very easy. I'm showing you some examples. Like first example हम लेते हैं fx इक्वल टू, जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। इस फंक्शन को नॉट डिफाइंड ना होने के लिए और डिफाइंड होने के लिए, ये फंक्शन डिफाइंड हो, इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कैसे निकलेंगी कि जिन वैल्यूज पे ये हमारा डिनोमिनेटर 0 है, उसके लिए सिंपल है कि जो भी डिनोमिनेटर में इक्वेशन दी हुई है आपको, उसको 0 के इक्वेट कर दो। और अगर बड़ी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को सोल्व करो, x की जो जो वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 होगा, और उन वैल्यूज को हम डोमेन में से नेग्लेक्ट कर देंगे और बाकी वैल्यूज पे वो फंक्शन डिफाइंड होगा। ये तो सिंपल एग्जांपल था। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। यहाँ पे भी हमें क्या सर्च करना है? एट विच पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्या बताया मैंने? ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर, क्योंकि नॉट डिफाइंड कब होगा? नॉट डिफाइंड तब होगा यहाँ पे चाहे कोई भी वैल्यू हो, एनीथिंग, यहाँ पे अगर 0 होगा तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस 0 को अवॉइड करने के लिए हम वो वैल्यू निकालेंगे जिस वैल्यूज पे ये डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, और वो निकालने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है हमारा उसको 0 के इक्वल रखेंगे, और इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। x इक्वल टू -2, सिंपल। तो इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ रियल वैल्यूज सारी होंगी, उसमें से क्या नहीं पुट करना हमें? x इक्वल टू -2। ये हमारा डोमेन हुआ इस फंक्शन के लिए। एक और ले लेते हैं एग्जांपल हम, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, और किन वैल्यूज पे ये नॉट डिफाइंड है उन वैल्यूज को निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 है, इसका सिंपल क्या मतलब होगा? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो मान लिया x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या निकल रहा है? x इक्वल टू 1, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है
ये दो वैल्यूज पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -3 पे। आप डालो x इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, ये क्या जाएगा 1 - 1, इधर कुछ भी आए 1 - 1 0, 0 इंटू 0 तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। अब x इक्वल टू -3 पुट करो, -3 + 3 ये क्या हुआ 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। तो ये दो वैल्यूज हमें अवॉइड करनी है इस फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए। तो इसका डोमेन क्या हुआ, रियल वैल्यूज -1 एंड -3। सिर्फ ये दो वैल्यूज अवॉइड करनी है हमें रियल वैल्यूज में से, अन्यथा ये फंक्शन हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। आपको ये समझ में नहीं आया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ी हैं, तो ये उसी का पार्ट है। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या हुई फंक्शन में, डोमेन की डेफिनेशन, डोमेन हुआ हमारा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x at which function is defined। ये है हमारा डोमेन की डेफिनेशन इन फंक्शन। अब ये डेफिनेशन आप यहां से समझ भी गए होंगे। डोमेन हमने क्या लिखा है, वो सारी वैल्यूज लिखी हैं जिन पे ये फंक्शन डिफाइंड है। कौन सी वैल्यू छोड़ दी, जिन पे ये नॉट डिफाइंड है, जिन पे डिनोमिनेटर हमारा 0 आ रहा है, वो सारी वैल्यूज हमने छोड़ दी। इसी तरह यहाँ पे हमने किया x + 2 = 0 रखा, x = -2, वो वैल्यू छोड़ दी जिस पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इसलिए 2 के अलावा जितनी भी रियल वैल्यूज हैं वो हमारा डोमेन हुआ।